अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस स्पेशल। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से भी मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी 7 अगस्त को भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। दीगर अपोजिशन जमातें भी तैयारियों में मसरूफ हैं। मुतालबा सभी का एक है, लेकिन अपोजिशन एक पेज पर नजर नहीं आती। क्या अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी? क्या इस दफा धरने कामयाब हो जाएंगे? क्या पनामा लीक्स का मामला धरनों से हल हो जाएगा? इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं उस्मा बुखारी साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं लाहौर में ही जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आयतुल्लाह दुरानी, और बैरिस्टर मसरूर साहब कौमी वतन पार्टी के रहनुमा हैं और तजिया भी करेंगे, टीओआर कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप चारों मेहमानाने गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जमशेद इकबाल चीमा साहब, डेट सामने आ गई है, मुल्कगीर तहरीक का ऐलान किया है आपने, साथ ही साथ आपके सियासी कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है। प्लान क्या है? कौन कौन सी अपोजिशन जमातें इस दफा आपके साथ हैं? क्या इस दफा भी सोलो फ्लाइट तो नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन ये सोलो फ्लाइट तो हो ही नहीं सकती कि इशू जो है वो ये तहरीक इंसाफ का नहीं है, इशू पूरे अवाम का है। करप्शन, और करप्शन इस वक्त सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का, लिहाजा ये सबसे हॉट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा बढ़ने की इशू है। इस पे अवाम भी होंगे, और जो बंदा अपनी सियासत बचाना चाहता है, जो बंदा वाकई करप्शन के खिलाफ, वो भी जो पार्टी, और जो सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस करना चाह रहे हैं और कम से कम अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, वो भी इसमें डेफिनेटली शामिल होंगे। बाकी रह गई बात कि कौन कौन इसमें शामिल होगा। मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर तो सारे शामिल होंगे। अब पूरी कुव्वत से कौन शामिल होता है उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं, और अवामी जो रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा इस मामले पे होगा। बाकी इसमें इसकी सक्सेस रेट जो मैं समझता हूँ कि ये पहले से बहुत ज़्यादा होगा। उसकी दो वजूहात, एक तो यू कैन से कि ये जो पीटीआई है, पीटीआई का जो आप कह लें पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, या उसकी जो मतलब गवर्नमेंट की जो बैड परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से पीटीआई बहुत एक्सपेंड कर गई है, बड़ी हो गई है। तो 10% अवाम बाहर निकालने का वादा आपको याद है ना? निकाल लेंगे आप लोग? मैं समझता हूँ कि 10%, 10 लाख लोग भी अगर किसी मुल्क में कभी बाहर आए हैं तो कभी हुकूमत बची नहीं है। 10% तो बनते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ लोग तो आप कह लें कि डेफिनेटली किस्तों में ज़रूर निकलेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दिन में 2 करोड़ लोग बाहर निकले। चले, ये मैंने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा। आयतुल्लाह दुरानी साहब से भी उनका स्टांस ले लेते हैं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब इस वक्त क्या मौक़िफ़ है? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले बिलावल भुट्टो धरनों की भी बात कर रहे थे, और साथ ही साथ बाहर निकलने की बात कर रहे थे, हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है वो बैकफुट पर चले गए हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप लोग भी धरनों को ज्वाइन करने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, धरना मुख्तलिफ एंगल पे, मुख्तलिफ जाविये पर लोग इसको देख रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा पार्लिमानी फैसला तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के नहीं किया है जिसमें कि हम डायरेक्ट धरने पे जा रहे हैं। हमारा धरने से पहले चूँकि पनामा लीक्स का मौजू है, और उस धरने को पनामा लीक्स के लिए पार्लिमान का एक कमेटी बनी है, एतजाज़ एहसन साहब हैं और खुर्शीद शाह साहब हैं। पार्लिमान से निकल करके अगर उसका फैसला वहाँ से नहीं होता और हुकूमत वहाँ पर हटदर्मी से काम लेगी, तो फिर इसके बाद फिर एक फ़ैसला होगा जो पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने करनी है, और सेंट्रल कमेटी के फैसले के बाद जा कर के चेयरमैन ने इस फैसले को लेकर, बशर्ते कि हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ, चूँकि हम पार्लिमान में पाबंद हैं, तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिल करके किसी जद्दोजहद के लिए, अकेले में हम लोग जद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि एक पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टी एक फ़ैसला किया हुआ है, तो उस पर एक मुश्तरका फ़ैसला आ जाएगा। तो फिल वक्ती हम पार्लिमान के अंदर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक कश्मीर का है, हाँ, कश्मीर में हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन फिल वक्त भी चूँकि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कामयाब हो चुकी है, तो उसको अल्फाज दीगर हम मुबारकबाद भी देते हैं। तो उन्होंने अपने जिस तरीके से, चाहे वो अच्छा या बुरा या 12 सीटों, यानी अभी आपका स्टांस ये है कि आप पार्लिमानी फैसले का इंतजार करें, उसके बाद ही आप कोई स्ट्रेटेजी का ऐलान करेंगे। बैरिस्टर मसरूर साहब, आप टीओआर कमेटी के मेंबर भी हैं, कोई इम्कानात हैं अगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाता है तो हुकूमत टीओआर के मसले को हल करने में ज्यादा संजीदगी दिखाए? देखिए, हमारी कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ने
جب یہ پاناما کا ایشو شروع ہوا انہوں نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے. ابھی پارلیمنٹری کمیٹی جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے, جتنی بھی اپوزیشن زیادہ تر پارٹیز ہیں انہوں نے اسی پہ اتفاق کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو اس وقت موقع دینا چاہیے میکسیمم کہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کریں. جب بھی آپ دیکھیں اگر بات دھرنوں تک آئے گی وہ بڑی لیٹر سٹیج ہے, اور اس سے جو ہے اگر حکومت پارلیمنٹری پریشر کے اندر اگر ساری جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, ایک بل کی بات بھی آئی تھی کہ بے شک حکومت اس کی تائید نہ کرے لیکن بل ٹیبل کیا جائے گا, تو آئی تھنک پہلے ان جو آپشنز ہیں ان پہ پہلے اپلائی کیا جائے. اگر اس کے بعد بات نہیں بنتی تو پھر پارلیمنٹری اپوزیشن پارلیمنٹری کی جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈران بیٹھیں گے اور ایک فیوچر کورس آف ایکشن اڈاپٹ کریں گے. اس سٹیج پر دھرنا ایک مناسب آپشن مجھے نہیں نظر آتا. دھرنا آپ کے مطابق مناسب آپشن نہیں لگ رہا. عظمیٰ بخاری صاحبہ, دھرنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس دفعہ دھرنے کامیاب ہوں گے یا نہیں. پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, اگر عوام پاناما لیکس کے معاملے میں, تحقیقات کے معاملے پر سڑکوں پر نکل آتی ہے تو حکومت عوام کی بات مانے گی یا پھر اپنے مشیروں کی؟ نہیں, بہت شکریہ مبشر, یہ بات نہیں ہے. پہلے تو یہ درست کر لیجئے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اویئرنیس کیمپین کی بات کی ہے ابھی فی الحال, اور وہ اویئرنیس کیمپین کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک پروموشن احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا عظمیٰ بخاری صاحبہ, پہلے فیز میں انہوں نے ہر ہفتے مارچ نکالے. بالکل اویئرنیس کیمپین, عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں کرپشن کی اور اس کے حوالے سے, اور یہ بیسیکلی ایک ویکلی پروموشن پروگرام ہے. مطلب وہ آپ سارا دن ان کی وہ ٹرانسمیشن چلیں گی, ان کی تقریریں سننی پڑیں گی اور وہ ساری باتیں ہوں گی. جہاں تک پاناما کی بات ہے, دیکھیے یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ جی وہ پاناما میں ہوا کچھ نہیں سکتا, یہ نامناسب ہے, اور ہمیشہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہو سکتا, کبھی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. اور بالکل میں ایگری کرتی ہوں دورانی صاحب سے بھی, اور یہی وہ سوچ ہے مبشر جو پولیٹیکل پارٹیز میں فرق پیدا کرتی ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہر معاملے پہ یا انگلی ڈھونڈنے امپائر کی جاتے ہیں یا وہ مٹھائیاں بانٹنے کے لیے نکلتے ہیں, اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس فلور کو استعمال کر کے, اس کا بھرپور استعمال کر کے جو وہ چاہتے ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں. سو یہ پہلے بھی ہوا تھا, پچھلی دفعہ بھی جب یہ نکلے تھے دونوں کزنز, اور آج بھی یہ کزنز جو ہیں جو یہ کرنے جا رہے ہیں موٹیوز کے اوپر. مطلب مجھے امید اور مجھے میری فرض کریں اگر عوام باہر نکل آتی ہے پھر وہ جو قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو سرے عام کہہ رہے ہیں نا, بھائی آرمی چیف آ جاؤ اور ہمیں بچا لو اور کر لو. اور میں دعا کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی توقعات ایسی نہ ہوں اور وہ اس قسم کی جمہوری لیڈر ثابت نہ ہوں جو کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن دیکھیں, چلیں پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ایک طرف, پاکستان عوامی تحریک کا تو مطالبہ ٹھیک ہے نا, وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہوا 14 افراد کا قتل عام ہوا, ان کو تو انصاف دلا دیں. وہ 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں اپنے انصاف کے لیے, ان کو ابھی تک انصاف نہیں دے پا رہے آپ لوگ. بہت ضروری بات ہے, مجھے صرف 1.5 منٹ دیجیے گا, میں اس بات کو ایکسپلین کر کے عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس میں کون رکاوٹ ہے. پہلے کمیشن بنا, جب نجفی صاحب کا کہا ہم نہیں مانتے, ہمیں یہ قبول ہی نہیں, نجفی صاحب کی رپورٹ آئی, پھر ان کو جو ہے وہ فوراً قبول ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایٹ اے ٹائم انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کیا اور یہ اس کو کورٹ میں بھی لے گئے, اور نجفی صاحب والی رپورٹ بھی ابھی ہائر بینچ کے سامنے پینڈنگ پڑی ہے. کیا اس کی یہ وجہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ, کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جے آئی ٹی میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا بھی نام تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی تھا, اس لیے معاملہ دبانے کی بھی کوشش کی گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ دیکھیے وہ لوگ پیش ہوئے ہیں, مطلب یہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے پیش ہو کے اپنی, یہ تو پیش ہی نہیں ہوئے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ تو فرق کریں نا کہ اس کا فائدہ کس کو ہے. اگر یہ کیس منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے, اور کون ان لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہے. میں صرف 1-2 جملوں کے اندر کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے ٹیررزم کے اندر, کورٹ کے اندر انہوں نے جب دوبارہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی, کورٹ کا حکم ہوا اور اس کے بعد دوبارہ ایف آئی آر ہوئی جس میں پورے پاکستان کے ہمارے لیڈرز کے نام ڈالے گئے. اس کے بعد 30 گواہیاں ابھی تک ہو چکی ہیں, مطلب وہ ٹیررسٹ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے. اس کے باوجود گرمیوں کی چھٹیوں پہ تشریف لائے ہیں قادری صاحب ملک کے اندر. انصاف فراہم کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, وہ بے شک چھٹیوں پر جائیں یا کہیں اور جائیں. صاحب ہم اپنا کام کر کے کورٹ کے سامنے چلے گئے ہیں, 30 گواہیاں ہو چکی ہیں, کورٹ بہت جلد اپنا فیصلہ سنا دے گی. لیکن اس کے اوپر ایک بنا کے آپ آ جائیں, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ناانصافی ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کرسی سے ہٹا دیا گیا لیکن کچھ دیر بعد پھر بحال کر دیا گیا, یہ بھی تو ناانصافی ہے نا. نہیں, لیکن
लेकिन उनका कसूर नहीं। देखिए ये तो कोई बात नहीं है ना कि आपको राना सनाउल्लाह अच्छे नहीं लगते इसलिए उनको नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता ना मुबश्शिर साहब। अगर तो उनका कसूर निकल आए और जेआईटी में उनका नाम था, जेआईटी में उनका नाम था, लेकिन ये कहीं प्रूव नहीं हुआ जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर भी उस वक्त सूबाई वजीर कानून थे, लेकिन उनका कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा। जी जी, बैरिस्टर मसरूर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो प्रूफ बैरिस्टर साहब की बात सुन लें। ये देखें उस्मा बीबी, जेआईटी में अगर नाम आने पर डॉक्टर आसिम के केस में वसीम अख्तर को अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी कराची के इलेक्टेड डोमिनेटेड मेयर हैं, और जेआईटी के ऊपर ही आया है। अनीस कायम खानी की जमानत कैंसिल हो सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है। तो फिर राना सनाउल्लाह जो है, क्या पाकिस्तान पंजाब और सिंध में कवानीन अलग अलग हैं? उधर जेआईटी की बुनियाद पर लोग जेल चले जाते हैं, यहाँ पर जेआईटी की बुनियाद पर चले जमशेद इकबाल चीमा साहब का एकदम कमेंट ले लें, फिर आपसे बात। मुझे ये बताइए क्या जेआईटी की रिपोर्ट के बाद फैसला आपने और मैंने मीडिया पे बैठ के किया था? कोर्ट ने फैसला किया, उनको अरेस्ट कर लिया। अगर कोर्ट समझती है इस फैसले के अंदर भी किसको अरेस्ट किया बुखारी साहब? वसीम अख्तर साहब को और अनीस कायम खानी को कोर्ट का ऑर्डर है ना, अगर यहाँ कोर्ट ऑर्डर करेगी तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह उनको वो चले जाएंगे। ये कौन सी इस्तीफा भी तो उन्होंने दिया था ना, यहाँ पे किसी को जमानत ही नहीं कराई, वो कोर्ट गई नहीं, उन्होंने जमानत ही नहीं कराई, उनको बहाल भी हो गया था बुखारी साहब। जी चीमा साहब, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, देखें गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट कोई ना कोई बहाना तलाश करके बाकायदा अपने जो मजलूमीन हैं, जो मजलूम पार्टी है, विक्टिम पार्टी है, उसको कर्ज करती रहती है। अभी देखें भले 14 बंदे कत्ल हुए, दिन दिहाड़े हुए, 80-90 बंदे जख्मी हुए और सारा कुछ मीडिया के सामने हुआ, यहाँ एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है आज तक। लेकिन चीमा साहब फिर वही बात कि फिर वही पुरानी बातें हो रही हैं, हुकूमत भी वही बात कर रही है। चीमा साहब भी वही बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जरूर करूंगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, उज़मा बुखारी साहिबा तो ये कह रही हैं कि ये मसला जो 14 लोग कत्ल हुए थे, सरेआम उनका कत्लेआम हुआ था मॉडल टाउन सानेह में, वो जो मसला इसलिए हल नहीं हो पा रहा क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब खुद नहीं चाहते। देखिए बेसिकली ये जो ना इंसाफ देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और यहाँ भी रहेगी। दुनिया में लोग जमहूरियत इसलिए लेके आते हैं कि दुनिया में नॉर्मली आमरीत ज़्यादा ज़ालिम है और आमरीत ज़्यादा करप्ट होती है। जमहूरियत लोग लेके आते हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और जमहूरियत जो है वो लोगों के साथ इंसाफ करे। यहाँ पे लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट जो है, ये जमहूरियत जो है वो रुकावट नज़र आ रही है। अब यहाँ से क्या रुकावट है, क्या मसला है? देखें, ये जो बाकर नजफी की रिपोर्ट की बात मेरी बयान कर रही थी, बाकर नजफी की रिपोर्ट आई, वो आज तक पब्लिक नहीं हो सकी और फिर किसी भी तरह का कोई इंसाफ होता हुआ किसी बंदे को नजर नहीं आया सिवाय आप गवर्नमेंट के अपने आप को। सो यहाँ अगर 14 बंदे दिन दिहाड़े मर जाएं, 90 बंदे जख्मी हो जाएं और फिर इंसाफ ना हो, तो फिर जो मकतूलीन हैं, जो मजलूमीन हैं, उन्होंने कोई ना कोई बात करनी है। सिर्फ उनको चलें चीमा साहब, वो तो उनका अपना मसला है पाकिस्तान अवामी तहरीक का। आप लोगों का क्या इशू है? आप लोगों का एहतजाज का मकसद क्या है? देखें, यहाँ पे इशू इस मुल्क का यह है कि यहाँ पे करप्शन जो है, करप्शन पाकिस्तान के बजट के बराबर हो गई। 12 अरब रुपए की डेली करप्शन हो रही है। ये पाकिस्तान का बजट और करप्शन बराबर हो गई। अब दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 मसला ये बन गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, उनका पैसा जो है वो पकड़ा गया, सामने आ गया, मान लिया गया, उनके बेटों ने, बेटी ने, भाई ने खुद मान लिया। अच्छा चीमा साहब क्लियर कर दें हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें, इजलास का जो मसला आ रहा है, इजलास में शाह महमूद कुरैशी के नाम पर कोई कंफ्यूजन पैदा हुई है, कोई और नाम सामने आ रहा है, तो ये क्या मसला है? शाह महमूद कुरैशी साहब खुद नहीं जाना चाह रहे या इशू है क्या अंदर का? नहीं, इसमें इजलास कौन से बारे में? जो पार्लिमानी पार्टी का अयाज सादिक साहब का जो बयान सामने आया है, सरदार अयाज सादिक साहब ने जो बयान किया है इजलास के हवाले से, जी फॉर द TORs, वो मैं समझता हूँ मायूस हैं। वो गवर्नमेंट जो है वो आप कह लें कि डिलेइंग टैक्टिस हुकूमत से मायूस है या PTI से मायूस? PTI से मायूस क्यों होंगे? बेसिकली डिलेइंग टैक्टिस गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है और उसमें से निकलता हुआ नजर कुछ नहीं आ रहा। सो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्जाम आए, गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि उसे कंक्लूड करे, जल्दी करे। कब करेंगे कंक्लूड उस्मा बुखारी साहिबा? कब करेंगे कंक्लूड? करना पड़ेगा, करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि पहले भी मैंने हकायक को दुरुस्त करने की कोशिश की थी, जिसमें मैं चीमा साहब जो है वो गुस्से में आ गए क्योंकि इनको हकायक पे बात ही नहीं करनी। पहली तो बात यह है कि 14 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको शायद मालूम नहीं है कि कुरैशी साहब मुल्क में नहीं है, वो अमेरिका में है, वो इलेक्शन कैंपेन और वो इंतखाबात को जो है वो मॉनिटर करने के लिए जो पार्लियामेंट्री ग्रुप जाता है उसके साथ वो गए हुए हैं। सो इनको मालूम नहीं है, वो भी दुरुस्त कर लें। तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा अर्ज कर देती हूँ कि बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के हायर बेंच के सामने पेंडिंग है। जैसे ही हायर बेंच फैसला देगा
वो सामने आ जाएगी। सो इसलिए थोड़ा सा हकायक को दुरुस्त ठीक है, हकायक को दुरुस्त, जी। दूसरी बात जो है ना, जहां तक परफॉर्मेंस की और उसकी बात है, मतलब बड़े अफसोस की बात है जब खुद खटक साहब जो है वो बरमला कह चुके हो हम नहीं ला सकते तब्दीली, हमसे नहीं होता। इमरान खान साहब बन्नू के जलसे में भी एक्सपोज हुए हो, फिर खुद भी कह रहे हो जो मैं चाहता था मैं नहीं कर सका, उसके बाद आप दूसरों को बात करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले कहा था, तारुल कादरी साहब, देखिए एक बात ट्रैक पे चलती है, एक एफआईआर पे बात चलती है, वो प्राइवेट कंप्लेंट पे चले जाते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट पे चलती है वो हायर बेंच पे चले जाते हैं, हायर बेंच पे चलती है वो टेररिस्ट कोर्ट चले जाते हैं। एक्चुअली अगर ये मसला हल हो गया, इसमें फायदा हमारा है कि ये मसला जल्द हल हो। वो अगर मसला हल लग गया तो मेरा कादरी साहब के पास चूरन खत्म हो जाएगा बेचने के लिए। आपको लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आयतुल्लाह दुरानी साहब, अब कुछ कंफ्यूजन है, बिलावल भुट्टो के जलसों के खिताब को ले लें या फिर बात कर दी जाती है फ्रेंडली ऑपोजिशन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, कोई एश्योरेंस करा दी जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में। आप लोग वजीर आजम के खिलाफ बात करते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आते, इसकी क्या वजह है? देखिए, कुछ चीज़ें आईनी तकाज़ों के होते हैं, कुछ कानूनी तकाज़ों के होते हैं, कुछ सियासी तकाज़े हैं। हम आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए आइन के पार्लिमानी कमेटी के सामने अपने केस को, वज़ीर आज़म के केस को, जो कि जिसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम खुद का तो नहीं है लेकिन उसके ख़ानदान का है, वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश है। जहाँ तक आप कहते हैं कि हमारे सियासी तकाजे हैं, सियासी तकाज़ों में हमने पाकिस्तान, लेकिन दुरानी साहब अगर खानदान का नाम आया है तो वो भी खानदान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का है ना। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने आपको कहा कि आईनी तौर पर हमने पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया है, हम उसमें से 1 इंच या 1 लफ्ज़ भी पीछे नहीं हैं। अलबत्ता जब तक कि पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं करेगा हम और क्या कर सकते हैं। हमारा तो एक जमहूरी तरीक़ेकार है। चलें, इनके मामले में तो पनामा लीक्स के मामले में तो पार्लिमानी कमेटी के फैसलों का इंतजार है आपको दुरानी साहब, लेकिन अगर अवामी तहरीक की बात की जाए वो तो अपनी जगह ठीक है ना, वो जो एहतजाज कर रहे हैं सानिया मॉडल टाउन के हवाले से वो तो जस्टिफाइड है धरना। हमने जो तारुल कादरी साहब के जलसे हमारे दौर में भी हुए, लेकिन पुरअमन तरीके से हमने उसके तमाम एहतजाज को बहसन तरीके से जितनी देर तक वो बैठ सकते थे हमने उनको कबूल किया। वो उसका अब जहाँ तक उसका कानून का तकाजा है कि कानून लाहौर के मामले में क्या खामोश है क्या एक्टिव है, अभी आपके सामने वो पेश है और मेरे ख्याल में कि अदालत के सामने वो पेश हो चुके हैं और देखेंगे कि वहाँ पर देखिए पूरे पाकिस्तान की तमाम सूबों के तीनों सूबों पर शमल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो इस मॉडल टाउन के केस को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या पंजाब में होने वाले इस केस को तीनों सूबों के लोगों के लिए या 5 इकाइयों के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है, दूसरों के लिए एक्टिव होगा या इनके लिए एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अभी उस्मा बीवी कह रही थी कि वो हाई कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर है, तो कानून के उस प्रोसीजर को भी हम देखना चाहते हैं। जहां तक सवाल है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है वेट एंड सी की, और एक ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद बैरिस्टर मसरूर से यही सवाल होगा कि आखिर सानिया मॉडल टाउन का जो मसला है उसमें इंसाफ का मामला है, रुकावट कौन है, क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी रुकावट है या फिर पंजाब हुकूमत रुकावट बनी हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बैरिस्टर मसरूर साहब, मुस्तकबिल करीब में सानिया मॉडल टाउन, उसके अंदर बड़े इनहेरेंट डिलेज हैं। मॉडल टाउन सानिया को अगर साइड पे भी रखें, अगर कोई एक आम कत्ल भी होता है, किसी आम शख्स का भी कत्ल होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट भी ना हो, तब भी डिलेज बहुत ज़्यादा है हमारे सिस्टम में। उसमें जुडिशरी की तरफ भी ये जाती है बात, एग्जेक्टिव साइड पे पुलिस के भी डिलेज है, नेचुरली उनकी भी इसमें नाअहली शामिल होती है। अब आ जाते हैं मॉडल टाउन के वाक़े के ऊपर। इसमें 1-2 गलतियां तो ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से भी हुई कि उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार नहीं किया, इमीडिएटली FIR नहीं उन्होंने इसमें लॉन्च की। इसमें कंप्लेनेंट पुलिस खुद है, बाद में गालिबन उनको ख्याल आया कि पुलिस की मदीयत में अगर FIR होगी तो ट्रायल स्टेज पर उनको नुकसान होगा, उन्होंने फिर प्राइवेट कंप्लेंट वाला का ये रास्ता जो है ये इसको अडॉप्ट किया। नेचुरली उसमें भी टाइम लगा, अब मामला अंडर ट्रायल है। हुकूमत की तरफ से भी डिले की, इसमें यह कोशिश की गई कि जो जस्टिस बाकर साहब की रिपोर्ट आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल टीवी पे आके कहा था कि अगर उनका भी जरा बराबर भी नाम आया वो रिजाइन कर देंगे।
आई डोंट नो, मैंने जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा था कि हुकूमत ने मसरूर साहब, वो रिपोर्ट मंजरे आम पर ही नहीं आई। चैलेंज कर दिया, आई नहीं, उस पे हुकूमत नहीं पड़ी, शहबाज शरीफ साहब की नजरों से ही गुजरी, और उसमें जरूर कोई ऐसी बात होगी कि उसमें उन्होंने फौरन उसको चैलेंज कर दिया। अब वो भी उधर सब जुड़े बुखारी साहब। तो इसमें डिलेज मेरे ख्याल में दोनों साहब इसमें हकाइक फिर थोड़े से ये हैं कि ये जो जेआईटी थी इसको खुद पैट ने चैलेंज किया था हायर बेंच के सामने, और चूंकि वो उस वक्त स्टे नहीं हुआ, अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती रही, और इसलिए जो है वो पेंडिंग है। इसमें पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। आपको मालूम होगा, याद होगा कि इन्होंने जेआईटी जो है उसको भी रिजेक्ट किया था, हम नहीं मानते और वो नहीं करते, तो उन्होंने चैलेंज किया था, उसमें पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है जी। चलें, अच्छा चीमा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज एक बयान दिया है और कहा है कि करप्ट अशराफिया या मुस्तहकम जमहूरियत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो आपके नजदीक खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट अशराफिया का राज है या वहां पर मुस्तहकम जमहूरियत है? अभी देखिए, मुस्तहकम जमहूरियत को थोड़ा टाइम लगेगा वाकई, और वो उसकी बेसिक शर्त ये है जो इमरान खान साहब ने बताई है कि करप्ट अशराफिया ना हो, मतलब जो पॉलिटिकल एलीट है या जो रूलिंग एलीट है वो करप्शन से पाक हो। जमहूरियत का पहला समर ही करप्शन फ्री सोसाइटी है या कम करप्शन वाली सोसाइटी है। आमरीत हमेशा ज़्यादा करप्ट होती है, आमरीत जालम होती है, जमहूरियत कभी ना जालम होती है। किस हद तक करप्शन पर काबू पा लिया गया है? अगर देखें तो मैं समझता हूँ टॉप के जो करप्ट सूबे थे उनमें से था, आज वो चौथे नंबर पर चला गया, और लगातार इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो सूबा है वो है, और वहाँ के सिस्टम्स, वहाँ की इंप्रूवमेंट जो है, जो मेरी बहन बात कर रही थी, देखें ये हमारा हौसला है कि हमने कहा कि हम जो कुछ करना चाहते थे अभी तक नहीं कर सके, हम अगले 3 साल में कर लेंगे, 2 साल में कर लेंगे, ये करने के करीब होंगे। और जब सबसे अच्छी गवर्नेंस हमारी गिनी जा रही है, सामने आ रही है, उसकी सारी रेटिंग उसकी टॉप पे जा रही है, उसके बावजूद हम उससे मुतमईन नहीं हैं। और इनके यहाँ जो सबसे ज़्यादा करप्शन, बड़ी करप्शन हो रही है, ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, देखें उसमें जो पिल डाट में आया क्या था कि सबसे ज़्यादा सरेआम करप्शन, पैसे लेने के जो केसेस सामने आए वो पंजाब में थे, दूसरे नंबर पे सिंध के थे। सो सबसे ज़्यादा जहाँ करप्शन हो रही है, यानी इसका क्रेडिट आपके ख्याल में पीटीआई को जाता है? वो नहीं, मैं कह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा करप्ट सामने आए, करप्शन में जिस पे चार्जेस आए, वो इश्तेहार दे रहे हैं कि हम बड़े साफ हैं, हम बड़े सुथरे हैं, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हमारी हुकूमत में। चलें, उस्मान बुखारी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि हम सबसे आपका पॉइंट आ गया है, वफाकी काबीना में तब्दीलियों की बात की जा रही है, जिस तरह बड़े बड़े इजलास भी हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो बड़े मसलों पर बात की जा रही है, लेकिन जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं, जिस तरह करप्शन का भी जिक्र किया गया, अमन अमान के मसले हैं, बिजली महंगी हो रही है और दीगर बहुत से मसाइल हैं जिन पर काबू पाना है, उस पर कब अमल दरामद होगा, कब अवाम की बात सुनी जाएगी? देखिए, पहले तो थोड़ा सा केपीके के गुड गवर्नेंस पे बात कर लेते हैं, जो भी चीमा आप अपनी पंजाब हुकूमत की बताएं ना, वफाकी हुकूमत की बताएं। हकाइक दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है ना जी। देखिए, जो खैबर बैंक का स्कैंडल आया था और उसके अंदर जो है जो इश्तिहार छपे वो पूरी दुनिया ने देखे, उसके बाद जो इनका एहतसाब कमीशन के चेयरमैन ने कह दिया, जो उसने इल्जामात सीएम केपीके पर लगाए, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी गुड गवर्नेंस थी। वो तमाम तर मामला ये जो है ना, थोड़ा सा ये आपकी भी दुरुस्त कर लीजिए। कल ही नेपरा ने 2 रुपए 38 पैसे जो है वो बिजली की कीमत में कमी जो है जून के, वो रिपीट कर दीजिए, क्या इल्जामात लगाए थे? किसने जी? जो आप बता रही हैं सीएम की एपीके पर इल्जामात लगे। बात आप कंप्लीट करने देते जी। उन्होंने कहा कि ये मुझे रोक रहे हैं, जो मैं कुछ इंक्वायरियां कर रहा हूं कुछ महकमों के अंदर जो डायरेक्टली सीएम केपीके के हाथ में। फिर ज़ियाउल्लाह अफरीदी बहुत दूर की बात नहीं है, ज़ियाउल्लाह अफरीदी अभी भी जेल में है और वो लगातार इनके अपने एमपीएस क्या कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, इनके अपने एमपीएस ये तो अच्छी बात है कि हमने वजीर को पकड़ के अंदर दे दिया। आपने मुझे लेक्चर दिया था ना कि नहीं बोलना है, तो फिर आप मेरी भी गुजारिश सुने ना, मैंने आपकी सारी सुन ली। उन्होंने ऐड कर दिया कि वो जेल में है, यानी एहतसाब हो रहा है। आप देखिए टीओआर की बात देखिए, अकाउंटेबिलिटी वहां पर हो रही है। मतलब कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। खुद जब अपना खैबर बैंक का जब आया प्रॉब्लम, अपने 3 वजीर बिठा के क्लीन चिट दे के आपने फारिग कर दिया। मतलब और यहाँ पर अब तो देखिए ना, अब तो शीरी मजारी साहबा का नाम भी आ गया कर्जे माफ कराने वालों में। जहांगीर तरीन साहब तो थे ही थे। इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर ही नहीं की अपनी ऑफशोर कंपनी, पहले वो कहते रहे हराम है हराम है हराम है, और जब अपनी ऑफशोर कंपनी आई तो कहा हाँ मैंने बनाई थी, और उसका कोई जिक्र नहीं है। बाय द वे उनके इलेक्शन कमीशन जो 2013 में चले, अब आपने बता दिया, पंजाब हुकूमत की भी कुछ बात कर लें, वफाकी हुकूमत की भी बात करें। देखिए, हमने जो आपने सवाल किया था, देखिए कारकर्दगी यकीनन हर पार्टी को कारकर्दगी जांचने
چاہیے اور ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر ہی جانا ہے. اس وقت جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں حکومت میں ہیں, اور یہی ہم نے کئی دفعہ کہا اور یہی عرض کی کہ پرفارمنس کا مقابلہ کیجئے اور اس کے بعد لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دیجئے. ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا. اچھا, جو اجلاس میں بات ہوئی ہے, اجلاس میں جو بات ہوئی ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا ہے, تو باقی وزراء کی کارکردگی کہاں پہ ہے؟ خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب. دیکھیے یہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب کا ایک اپنا جو ہے وہ, لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کی وزارتیں بھی اپ ٹو دا مارک تھیں, اور لیکن ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. مبشر صاحب, میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کوئی بھی چیز 100% درست نہیں ہوتی. اچھا, شاید آپ کے ذہن میں ہو وہ 1-2 ارب روپے کی جو ریلوے میں بے ضابطیاں ہوئی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, 1-2 ارب روپے کی. میں جو ابھی آڈٹ رپورٹ آئی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے محکمے کی, اور پھر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اسی کا میں ذکر کر جو پروڈکشن لوڈ شیڈنگ اپنا بجلی کی بڑی ہے, سو اس کے ہوتے ہوئے میری بہن اگر کہہ رہی ہے کہ جناب بڑی اچھی پرفارمنس ہے میاں سعد رفیق صاحب کی بھی اور ان کی بھی, اور پھر آپ کہہ لیں یہاں پنجاب کا وزیر قانون پہ آپ کے قتل کا الزام ہے, اور آپ کا وزیر جو ہے کیا نام ہے اس کا ایجوکیشن کا, ایجوکیشن منسٹر جو ہے اس کا وہ پیسے لیتے ہوئے اس کی ویڈیوز نیب نہیں بھگت رہا, اور پھر آپ کے پرائم منسٹر کے 22 گھر پکڑے گئے, 7 ارب کا ایک گھر 22 گھر پکڑے گئے, ٹینجیبل اینٹ مٹی سیمنٹ کے بنے ہوئے لندن میں, اور آج آپ کسی کو بیان دینے کو تیار نہیں ہے. پکڑے نا, پکڑا جانا چاہیے کسی کو. چلیں بیرسٹر مسرور صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم سندھ کابینہ میں بھی ہم نے دیکھا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو تبدیلیاں ایک طرف, کوئی بنیادی عوامی مسائل پر بھی بات کرے گا کبھی؟ دیکھیں بنیادی عوامی مسائل کیا تھے. بجلی تھا, شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں 6 مہینے کے اندر اگر بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں کیا میرا نام بدل دینا. نہ بجلی کا مسئلہ حل ہوا, نہ پی ایم ایل اے نے ان کا کوئی نام دوسرا تجویز کیا. اچھا, دوسری بات یہ بحث بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی کے پی کے اور پنجاب کی بات. دیکھیں کرپشن پاکستان کا ایک مسئلہ ہے جو تقریباً ہر صوبے میں ہے, لیکن آپ بڑے انڈیکیٹرز دیکھیں کہ سب سے زیادہ عوام کا تعلق کس سے پڑتا ہے؟ پولیس سے. اب آپ دیکھیں پنجاب میں ٹارچر سیل, مسلم لیگ نون کے ضلعی عہدیداران کی نگرانی میں ٹارچر سیل, پولیس کی نگرانی میں ٹارچر سیل برآمد ہو رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ پولیس کا رویہ کتنا بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں چلنی شروع ہو گئیں, ٹائم لگے گا, لیکن امیڈیٹ دیکھیں کہ جو سٹیپس آئے ہیں, جو الزامات عمران خان صاحب نے شیر پاؤں صاحب کے بیٹے کے اوپر لگائے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, اور بغیر اس کی تحقیقات اور اس کے بغیر ان کو دوبارہ جو ہے وہ شامل کر لیا گیا. پرانی بات ہے بخاری صاحبہ, پرانی بات ہے. ہم آج کی بات کریں کیونکہ ہم, میرا سوال یہ ہے کہ بنیادی عوامی مسائل کا حل کیا یہی ہے, کیا سولوشن یہی ہے کہ چہرے تبدیل کر دیے جائیں؟ جس کی کارکردگی بہتر نہیں ہے, جو ڈیلیور عوام کو نہیں کر رہا. اچھا میں ایک بات جی مسرور صاحب, محترمہ میری بات بھی سن لیں. ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی نا عمران خان صاحب کو کہ جی میں نے غلط کہا تھا, میں نے غلط الزامات لگائے تھے. بات تو سننے دیں, میری بات تو سن لیں. اگر ان الزام میں رتی بھر بھی سچائی ہوتی تو نیب وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, انہوں نے کب کو گرفتار کر لیا ہوگا. ان الزام میں سچائی نہیں. آیت اللہ درانی صاحب کا بھی کمنٹ میں لازمی لینا چاہتا ہوں, کیونکہ سندھ کابینہ میں بھی بہت بڑے لیول پر تبدیلیاں ہوئی ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ تبدیل ہوئے ہیں. تو میرا سوال آیت اللہ درانی صاحب, جو میں نے بیرسٹر صاحب سے پوچھا ہے, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ نے بھی چہرہ تبدیل کر دیا ہے, کابینہ آپ نے تبدیل کی ہے لیکن وہی پرانے چہرے ہیں, تو کیا یہی بنیادی عوامی مسائل کا حل ہے, یہی سولوشن ہے کہ چہرہ تبدیل کر دیا جائے؟ دیکھیں, آپ نے پورے ٹیم کے سب سے بڑے ہیڈ کو تبدیل کیا, ہم نے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا. اسٹریٹجی ہماری اپنی نئی ہوگی اور نئی پروگرام کے مطابق جا رہے ہیں. آپ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو یہاں کی انتظامی معاملات ہیں اس میں اگر آپ نشاندہی کرتے ہوئے جائیں گے کہ اس میں بہت بہتری آ گئی ہے, تو کچھ دن گزار دیں, انشاءاللہ بہتر ہوگی. اور انشاءاللہ اس طرح کی بہتر ترتیب جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں
बाकी सूबे भी अपनी लीडरशिप में बड़ी लेकिन दुरानी साहब, आप तब्दीली की बात करें, आप कुछ दिन मांग रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कायम अली शाह साहब जितना प्रोटोकॉल लेते थे उतना ही प्रोटोकॉल मुराद अली शाह साहब ले रहे हैं, और कुछ वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीछे से जो फैसले हो रहे हैं उसमें कोई तब्दीली नजर आए। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक बार फिर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस स्पेशल। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। उज़्मा बुखारी साहिबा, अब 3 अगस्त का अपोजिशन को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया हुआ है वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से। तो अगर कोई डर है इस वक्त हुकूमती कैंप में कि कोई, या फिर आप लोग रिलैक्स्ड हैं? नहीं, देखिए, मसला हल हो जाएगा। हम पहले भी कहते रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो शवाहिद हमारे पास हैं, वो हमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बुलाए, और ये पीएम साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं, हम वहाँ जाके पेश करना चाहते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो भी उसका प्रोसेस होगा बिल्कुल उसको हम फॉलो करेंगे। और ये जो है वो जो एक मीडिया के ऊपर दूसरे को गलत साबित करने की जो कैंपेन है उसका, देखिए मैंने पहले भी यही कहा था, और बीइंग अ लॉयर मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का फैसला मीडिया पे नहीं हो सकता। अब जो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है जिस अथॉरिटी की, वो करेगी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर परसू करेगा। मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब की जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर जो उनकी ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं है। मीडिया की बात की उस्मा बुखारी साहिबा, अगर मीडिया ये इश्यूज हाईलाइट ना करे तो कभी आप इस तरफ सोचें भी, इस तरफ देखें। मैं ये नहीं कह रही कि हाईलाइट ना करें, मैं ये कह रही हूँ कि इसका फैसला मीडिया पे नहीं हो सकता। इसका फैसला यकीनन कहीं जो है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में होगा। वहाँ आप पेश नहीं होते, आप यहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ आप पेश नहीं होते। हम कहाँ पेश नहीं हुए बताइए? अब देखिए ना, पहले नैब को आप फाल नहीं कर सके, खुद ही क्लियर नहीं थे, कभी कहते थे नैब को आपने फ्री हैंड दिया, कभी कहते थे फोरेंसिक करा लो, कभी कहते थे वो सडल साहब को, नैब को आपने फ्री हैंड दिया। उस्मा बुखारी साहिबा, नैब को आपने फ्री हैंड दिया, वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब कभी आए पार्लियामेंट में? देखिए, कई नैब को फ्री हैंड दिया, लेकिन उसके ऊपर एक अभी चल रही है हमारी अपोजिशन पार्टीज के साथ कि एहतसाब एक्ट जो है उसको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसका रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। बीइंग अ लॉयर मैं खुद समझती हूँ, खासतौर पर प्ली बार्गेन जो है वो एक ऐसा मतलब तरीकाकार है जिससे बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं वो शुरफा बन जाते हैं, मतलब पैसे पे करने के बावजूद। और इनका जो है इसके ऊपर यकीनन एहतसाब एक्ट जो है एक नया लॉ आना चाहिए, ताकि अक्रॉस द जो है वो बोर्ड सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो करप्ट हो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। सही। बैरिस्टर मसरूर साहब, एहतसाब बिल की बात अगर करें, मिसाक जमहूरियत में 8 साल हो गए, मिसाक जमहूरियत में फैसला किया गया था एहतसाब बिल के बारे में, लेकिन अभी तक वो एहतसाब बिल आ नहीं सका। उसकी आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? कमीशन के हवाले से बात की है। मसला ये होता है कि जब पार्टी सियासी जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उनको एक मजबूत एहतसाब बिल की अशद ज़रूरत लगती है, और वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन जब यही पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो तब जो है उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और वो नेचुरली उनके ऐसे मामलात होते हैं कि वो नहीं चाहती कि एक आज़ाद खुद मुख्तार एहतसाब का इदारा मौजूद हो। जिस तरह भी पनामा का इशू अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले, तो जिस तरह वजीर आजम के हाथ अगर साफ हैं और उनके खानदान के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो क्या वजह है कि वो अपोजिशन के बनाए और TOR से कतरा रहे हैं, वो FBR को मजबूत नहीं बनाते, वो नैब को मजबूत नहीं बनाते। तो हुकूमत अगर बरसरार एक पॉलिटिकल पार्टी है और अगर उसके हाथ साफ नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, वो कभी भी एक आजाद खुद मुख्तार एहतसाब का इदारा नहीं बनेगी। लेकिन जब भी अपोजिशन में चले जाएंगे, तब ये बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तब उसके लिए सड़कों पे भी आएंगे, तब काले कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चीमा साहब का कमेंट इसमें, यहाँ पे देखें, इस साल तो पहले सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। बैरिस्टर साहब, चीमा साहब का कमेंट सुप्रीम कोर्ट मैं इसलिए कह रही हूँ आप भी चले जाएं, आपको किस तरह। अच्छा, इसमें पहले ये था कि जो भी गवर्नमेंट आती थी, दूसरी गवर्नमेंट, जाने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ एहतसाब करती थी, लेकिन जब से वो क्या नाम है कम वक्त हुआ है ये मिसाक जमहूरियत, उसके बाद आप कह लें कि कभी भी हमें कभी किसी पॉलिटिकल या रूलिंग एलीट के खिलाफ साबिक गवर्नमेंट हो या मौजूदा हो कहीं भी काम करता हुआ नैब नजर नहीं आया। और आज की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम रोजाना टॉक शो पे बैठते हैं, यहाँ आके जो मुस्लिम लीग नून का या गवर्नमेंट का बंदा आता है, आके कहता है जी फलां आपकी पार्टी का करप्ट है, फलां करप्ट है, फलां करप्ट है। मैंने एक दिन एक बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि आपका आजकल बहुत नाम आ रहा है, मुस्लिम लीग नून सारी आपको कर्ज कर दी, आपके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हुआ हो, कोई आपको एप्लीकेशन आई हो, कोई आपको समन आया हो, कोई चीज आई हो? उन्होंने कहा मुझे कोई चीज नहीं आई,
آئی. سو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ یہاں پہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ ہم سے کروا کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آیت اللہ درانی صاحب جو سوال میں نے بیرسٹر مسعود صاحب سے کیا تھا احتساب کمیشن کے حوالے سے, آزاد خود مختار احتساب کے ادارے کے حوالے سے کیا تھا. کے بعد احتجاج ہوا ہے کہ ہماری میں نہیں سمجھ رہا. چلیں آپ علیم خان کے خلاف کوئی ایکشن لے لینا. ہم اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں, ہم اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں. آپ کام نہیں کرتے, آپ کام نہیں کرتے, بلیک میلنگ کرتے ہیں. اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ بلیک میلنگ کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. کام کریں, بلیک میلنگ لیکن کام کریں, بلیک میل نہ کریں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, اگر علیم خان کا ایسے کرپشن کر رہے ہیں, کوئی اس طرح پراپرٹی مافیا کا مسئلہ ہے, تو آپ گرفتار کر لیں. کوئی کچھ نہیں ہے, یہاں کے نام لے لیتے ہیں اور یہاں سے اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں. چلے آیت اللہ درانی صاحب احتساب کمیشن کے حوالے گرفتار کرنا پڑے گا, پھر آپ آگے چلیں گے. پہلے وزیر اعظم کا حساب ہوگا, پھر آپ آگے چل چیمہ سکتے صاحب ہیں. لاسٹ کمنٹ لینے دیں مجھے آیت اللہ درانی صاحب کا. آیت اللہ درانی صاحب احتساب کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی, مساق جمہوریت 8 سال ہو گئے, وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. دیکھیں ایک چیز عظمیٰ بی بی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اس معاملے کو کہ آج کل تھوڑا سا موضوع سخت ہے. کہیں وزیر اعظم صاحب کو اللہ صحت مند کرے, زیادہ سیاسی ٹانگ اڑائی کی وجہ سے پولیٹیکل انفیکشن ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ ذرا کوشش کریں کہ اتنے زیادہ موضوعات نہ کھولیں تاکہ انفیکشن زیادہ نہ بڑھے اور وزیر اعظم کو پھر باہر جانا نہ پڑے. اللہ صحت. ٹھیک ہے آیت اللہ درانی صاحب آ گیا, بہت شکریہ آیت اللہ درانی صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ, بیرسٹر مسرور صاحب. ایکسپریس اسپیشل دیکھنے کا بہت شکریہ. مبشر ہاشمی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.